दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। आज मेरे साथ देश के जाने माने शिक्षाविद, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक डॉक्टर ध्रुव कुमार जी हैं। आपकी दर्जन भर से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से भी जुड़े हुए रहते हैं। आपका निरंतर कार्यक्रम आते रहता है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से भी आप जुड़े हैं, उसमें आपका धारदार आलेख छपते रहता है। डॉक्टर ध्रुव जी, आपको डीकेपी न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। एक चिंतक, विचारक और बड़े पत्रकार की हैसियत से भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बिहार का ताज किसको और क्यों मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बड़ा किनको मिलना चाहिए तय करना, मुझे लगता है कि अभी से बहुत ईमानदारी से कहना उचित नहीं होगा। हम सब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। जिनको जनता चाहेगी, जिनको जनता पसंद करेगी, जिनको अधिक वोट मिलेगा, स्वाभाविक है वो सरकार अपनी बनाएंगे। हाँ, किनकी सरकार बनेगी ये आकलन किया जा सकता है कि जो नहीं, मेरा साथ साथ है क्यों मान जाइए जिनकी सरकार बनी तो आखिर जनता भी क्यों हाँ उनको चुनेगी, क्योंकि इनोसेंट जनता है। तो बीइंग द इंटेलेक्चुअल आप उनको एक सजेशन तो दे ही सकते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए सुमन जी, हम जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में रहते हैं उसमें सत्ता में आना सिर्फ सत्ता सुख के लिए, सत्ता भोगने के लिए नहीं है। गांधी जी ने जो व्यवस्था दी देश को और जो उनका विजन था अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के बाद, वो जो उनका स्वप्न था, वो अपने सहयोगियों के साथ जो चाहते थे जिस तरह का भारत हो, तो वो चाहते थे कि भारत के हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति अपनी क्षमता से, स्वतंत्रता से देश की सेवा करे, राष्ट्र का निर्माण करे और अपना जीवन यापन करे, वो देश को कुछ दे। इस तरह की सोच अब दुर्भाग्य से आज के जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं और उनके जो शीर्ष के लोग हैं, जो नीति निर्धारक तत्व हैं, वो नहीं है उसमें। क्या कारण है, नहीं है, क्यों है? आज की राजनीति में क्या है कि हम आप वोट करें हमको, ये हम लोगों के पास जाते हैं कहने, तो इसलिए नहीं जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी ये अच्छी नीतियाँ, इसलिए वोट करिए। हम इसलिए कहते हैं कि सुमन जी बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए आप हमको वोट करिए। सुमन जी हमसे गड़बड़ हैं। यानी अब स्थिति ये है कि आप अपनी बात करने के बजाय हम दूसरों की बात करते हैं, दूसरों की कमियों को निकालते हैं और ये साबित करते हैं कि उनसे हम अच्छे हैं। हम कितने अच्छे हैं, कितने फीसदी अच्छे हैं, हमारी नीतियाँ कितनी अच्छी हैं। और दुर्भाग्य ये है कि किसी पार्टियों, हम सब की बात कर रहे हैं, एक बढ़िया एक जो होता है ब्लूप्रिंट कि देश आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल में किस तरह होगा, कैसा होगा, कहाँ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस लेवल पे खड़े होंगे, हमारी उसमें कितनी भागीदारी होगी, हर फील्ड में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। कहने को हम कह सकते हैं कि भाई हमारा गौरव बहुत बढ़िया है, गौरवशाली इतिहास है, विरासत है, लेकिन आने वाले दिनों में हम कहाँ रहेंगे, इसका आकलन पॉलिटिकल पार्टियों के पास नहीं है। जहाँ तक व्यक्ति की बात है, तो देखिए जो व्यक्ति अभी दिखते हैं, आप किसी एक को नहीं कह सकते कि 100% बहुत अच्छे हैं इसलिए हर आदमी उन्हीं के कारण उनकी पार्टी को वोट करें। अपने यहाँ सिस्टम भी ऐसा नहीं है। अमेरिकी जो व्यवस्था है चुनाव की, उसकी तरह नहीं है। ये हमारे यहाँ सभा, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा, हम उसके सदस्यों को चुनते हैं। उसमें जो बड़ी पार्टी के जो लोग होते हैं वो नेता बन के आ जाते हैं। हाँ, कई बार हमको ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारे देश के जो हैं प्रधानमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे। कई बार पार्टी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, उनका निर्णय इतना अच्छा हो जाता है। कई बार हमारे ये भी व्यवस्था है कि जो चुन के आए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को नेता चुनना है, उनकी पार्टी के लोग। तो ये जो इतनी सारी जो व्यवस्थाएँ हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हाँ, कई बार हम ये देखते हैं कि हम जनता पर विश्वास करते हैं, जनता को अधिकार है। और विधायक में भी आप देखेंगे कि हो सकता है कभी किसी की लहर चल रही हो,
लेकिन वहाँ के वोटर ये महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति हमारा अच्छा सांसद होगा, ये व्यक्ति हमारा अच्छा नुमाइंदगी करेगा, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, और उनको लोग वोट करते हैं। ये भी ऐसे उदाहरण है। आप देखेंगे कि जनता पार्टी की एक बार लहर चली थी, उसके बाद फिर कांग्रेस वापस आई, लेकिन उस बीच में भी आप देखेंगे कांग्रेस की लहर में भी जनता पार्टी के लोग भी जीत गए, और जनता पार्टी की लहर में जो 77 में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के भी लोग भी जीत गए। तो ये कहीं ना कहीं से उस इलाके के लोगों की अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो उसके बीच में जो काम कर रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी अपनी छवि है, उनका अपना कार्य है, उन पर लोगों का भरोसा है। इस कारण से भी देखेंगे पूरे इलाके में किसी एक पार्टी की हवा है जो कहते हैं लहर है, और उस बीच कोई एक दो कैंडिडेट विपरीत पार्टी का जीत जाता है। तो ये मतलब हमको वोटरों पर यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हमारी जनता ठीक है, उनको भी प्रभावित करने की कोशिश होती है, किसी भी धन बल से भी हम उनको, कई ऐसे मामले आए हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें फंसते रहे हैं। लेकिन फिर भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर वोटर समझदार है, वो अपना भला बुरा तय करता है, उसको सोचने का हक है। वो जानता है कि ये जो निर्णय है 5 साल तक हमको इसके परिणाम से रूबरू होना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि तब है कि जिसके पास विजन हो, जो प्रगति करे, जो देश को आगे ले जाए, राज्य को आगे ले जाए। जैसे अभी जहाँ तक मैं देखता हूँ विजन के रूप में, जो बिहार की जो मूल समस्या है पलायन की है, मतलब रोजी रोजगार नहीं है, और रोजी रोजगार नहीं है तो यहाँ के जो टैलेंट से लेकर गरीब तबके के लोग हैं, मतलब लेबर तबके के लोग हैं, सब दूसरे प्रांत में चले जाते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जब यूँ ही पलायन होगा, पलायन से मेरा मतलब है तब डेवलपमेंट दूसरे स्टेट या कंट्री का होगा, तो यहाँ का तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा है जो मूल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो रोजी रोजगार की बात, इंडस्ट्री की बात यहाँ क्यों नहीं लग रही है? क्यों नहीं, जो आपने कहा, जो एक दूसरे पर छींटाकशी करके और लोग जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं और मूल समस्या पर नहीं आते हैं, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, उसके पीछे भी जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, उसी का एक कारण है। कारण क्या है कि अब तक जो देश की आज़ादी के बाद आप आकलन करेंगे तो हमारे जो नेता हैं या जो पदों पर बैठे लोग हैं, वो लोक लुभावन नारों में, वैसे कार्य और वैसी योजनाओं में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं जिनसे उनको वोट अधिक मिले। देखिए, मूल मामला ये है। अब क्या है कि बहुत अच्छी नीतियाँ पीछे रह जाती है क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमको वो जो माइलेज मिलना चाहिए या जो माइलेज लेना चाहते हैं, वो उनको लगता है इसमें नहीं मिल रहा है। उन योजना पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो किस पे ध्यान देते हैं? जिससे उनको सीधे लाभ हो। इसका हाल क्या वर्षों में आप आकलन कर सकते हैं। आप शिक्षा से जुड़े व्यक्ति रहे हैं, आप पटना विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे आप बुद्धिजीवी वर्ग से आपका एक रिश्ता रहा है, आप खुद उसकी नुमाइंदगी करते हैं। आप गौर करिए कि अपने यहाँ ठीक है, भारत सरकार ने मिड डे मील योजना शुरू की। आज़ादी के पहले से भी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको लागू किया गया इसलिए कि जो गरीब तबके के माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं भेजते कि खेतों में काम करेगा या हमारे साथ काम करेगा तो कम से कम 2 रोटी इसको खाना 2 जून मिल जाएगा, तो उसको स्कूल नहीं भेजते थे। तो सरकार ने व्यवस्था की कि दोपहर का भोजन उनको दिया जाए, मिड डे मील व्यवस्था शुरू हुई। कई राज्यों ने उससे आगे बढ़कर स्कूलों में बच्चों को लाने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना और अलग से जो छात्रवृत्ति वजीफ़ा योजना होती है वो सब दी। बिहार सरकार ने भी दी। निश्चित तौर पर इससे स्कूल आने वाले बच्चों का रेशियो बढ़ गया, और जो हालांकि अभी भी देश में कई करोड़ लोग स्कूलों से बाहर हैं बच्चे, आने वाले वर्षों में हो सकता है कि 100% हो जाए। इन योजनाओं की भूमिका इसमें है, इससे कहीं इनकार नहीं है। लेकिन क्या इतना ही तक काफ़ी है शिक्षा में सुधार के लिए किसी राज्य में? शिक्षक नहीं हैं, शिक्षकों के वेतनमान आप सही ढंग से नहीं देंगे, सैलरी समय पे नहीं देंगे, स्कूल में बिल्डिंग नहीं होगी, स्कूल में बाकी सुविधाएं नहीं होंगी, शौचालय नहीं होंगे, पेयजल नहीं होंगे, इन पर भी ध्यान उसी तन्मयता से, उसी प्राथमिकता से देने की ज़रूरत है जितना कि बच्चों को हम वजीफ़ा या बच्चों की साइकिल या पोशाक योजना में देते हैं, मिड डे मील देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये चीज़ें पीछे हो जाती हैं क्योंकि शौचालय बना देने से स्कूलों में लाइब्रेरी रिच हो जाए, मैदान हो जाए। हालांकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, एजुकेशनल स्पेशल लेकर। अभी जो इस बार के चुनाव में बहुत
बड़ी खबर है जी। जो एलजेपी बीजेपी माइनस चुनाव लड़ने के मूड में है। बीजेपी माइनस चुनाव का मतलब यह हुआ, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो जहाँ से बीजेपी खड़ी होगी वहाँ से वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, लेकिन जहाँ से जदयू के कैंडिडेट खड़े होंगे वहाँ से वो अपना कैंडिडेट देगी और घनघोर नीतीश का विरोध भी करे। तो एक तरफ एनडीए का साथ और दूसरे तरफ उसी के घटक दल जो जदयू है उसका विरोध, ये क्या माजरा है? तो ये स्पष्ट है कि हर आदमी नेतृत्व चाहता है, और ये आप मानिए कि जैसे हम सब तलाश करते हैं कि भाई इसके बाद कौन, तो बिहार में भी ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो में या बाहर में भी, आप गांव के चौपाल में भी आप चर्चा सुनेंगे नीतीश के बाद कौन, बिहार में नीतीश के बाद कौन। जैसे देश भी विचार करता है, और मुझे लगता है ये कोई गलत नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई आखिर कौन। ये ठीक है कि भाई इसी देश में, एक राज्य में 32 साल 34 साल तक भी एक मुख्यमंत्री रहता है, ये ठीक है, लेकिन उसके बाद कौन, फिर भी तो एक शून्य की स्थिति तो होगी नहीं। तो ये मुझे लगता है कि अलायंस में इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी कि आखिर नीतीश जी के बाद एनडीए का नेता कौन होगा। तो ऐसा कहीं ये बात एकदम तय है कि लोजपा के जो युवा नेता हैं, रामविलास जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने को लोगों के बीच जाऊं, तो उसकी शुरुआत उन्होंने की है इससे। और वो उनका विरोध बीजेपी से नहीं है, वो जानते हैं कि अकेले हम सरकार नहीं बना सकते, कोई भी आज की तारीख में पार्टी अकेले सरकार ज़्यादातर राज्यों में बनाने की स्थिति में नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। तो उनको लगता है कि हम जदयू के साथ नहीं, बीजेपी के साथ हम शायद सरकार आने वाले दिनों में बना सकते हैं, उसकी वो रूपरेखा तैयार करना है, और मुझे लगता है इसी कार्य योजना पर वो काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है जो ये इससे नीतीश को अलग करने का भी एक साजिश हो सकता है? इनके लिए जाल और बिछा दिया गया, शाह और मोदी मिलके नीतीश के लिए एक ऐसा जाल बिछा दिए हैं ताकि अब उसमें फंसना तय है इनका, क्योंकि ये सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम के तो हकदार जरूर हो जाएंगे यदि सरकार बनती है बीजेपी की। तो देखिए एक बात तो तय है, मानिए कि आप इसको, फिर वही कह रहा हूँ मैं कि ये अभी योजना है, ऐसा चाहते हैं लोग, सब कोई। कौन पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि हम चुनाव हारेंगे? कौन चाहता है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी? कोई पहले से बोलता है कि हम चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक बार मैं आपको, आप हो सकता है इस घटना से वाकिफ होंगे, लालू जी हर चुनाव में क्लेम करते थे कि सरकार सारी सीटें हम जीतेंगे। तो परिणाम के बाद उनसे प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि भाई आप तो कह रहे थे कि सारी सीट जीतेंगे, ये क्या हुआ? तो उन्होंने बहुत जवाब दिया हंस के, और बढ़िया से कहा कि क्या कहते कि हम हार रहे हैं या इतनी सीटें हार रहे हैं। तो ये मानिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अब यहाँ पे वोटर इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आकलन है, ये उनकी योजना है, ये उनका स्वप्न है, ये उन शासन करने की उनकी अपनी एक, आप कह सकते हैं, विसात है, उन्होंने मोहरें बिछा दी हैं। लेकिन परिणाम तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और वोटर तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, वो तय करेंगे किसको कितनी सीटें होंगी, और फिर तब वो अपनी कार्य योजना तब्दील करेंगे, अमल करेंगे, या इस लायक भी होंगे कि क्या हम सरकार बनाने में कोई भूमिका होगी। जैसे है ना कि ताला वहाँ है, चाबी हमारे पास है। लेकिन एक चीज गौर करने योग्य है जी, जो नीतीश भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते रहे जी जी, और उधर उन्होंने जीतनराम मांझी को मिला लिया है, तो यह भी संभावना और कयास लगाए जा सकते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि यदि जनता इनको चाहती है तो कांग्रेस के मिला के ये सरकार बना लें। बिल्कुल, लेकिन ये तभी होगी ना जब इनके पास पर्याप्त सीटें होंगी, और जिनके साथ गठबंधन करेंगे उनको मिला के सरकार बना सके। तो अभी देखिए, मुझे लगता है कि हर आदमी अपनी शक्ति अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीटें हों। लेकिन यही राजनीति है, जो इसको आप कहते हैं राजनीति, उसमें कोशिश है कि जैसे शतरंज जब हम खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो है गोटियां न मरें, लेकिन हम दूसरे की गोटी को मारें और रास्ता भी रोक के रखें। ये मूल बात जो है, हाँ। अब इस पर हम आना चाहते हैं। जो ठीक है, सारे एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन अपने अंदर कितना खिचड़ी पक रहा है इसको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो जनता की मूल समस्या है वो कहीं ना कहीं मर रही है, और सब अपने सत्तासीन होने के जुगाड़ में सारी शक्ति उसी पर केंद्रित किए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें जनता का क्या हरास? सुमन जी आप एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात आप देखिए ना कि मान लीजिए जैसे अभी आप जिनको एनडीए गठबंधन कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश जी कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते हैं। यानी
या इसका एडवर्स भी वो हो सकता है बीजेपी के, कहीं कि ऐसा नहीं हो जो महागठबंधन को इसको लाभ मिल जाए। जी बिल्कुल, लेकिन परिणाम पर निर्भर करेगा, जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा। जी शिवसेना बीजेपी साथ चुनाव लड़ती है, सेना भी भारतीय जनता पार्टी साथ लड़ती है, लेकिन सरकार किनकी बनती है? शिवसेना की किसके साथ? कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ। तो आप देखिए ये परिणाम पर निर्भर करता है। इस अकेले बीजेपी इस पोजीशन में नहीं थी कि अपनी बात मनवा सके शिवसेना को, या बीजेपी इस पोजीशन में नहीं थे कि किसी एक साथ किसी को लेकर सरकार बना सके। जो हम बिहार में इस बार देख रहे हैं वो है कि देखिए सीधे सीधे नहीं है चुनाव। आप देखेंगे कि 3-4 फ्रंट चुनाव मैदान में आते जा रहा है, अभी क्लियर नहीं है सीन। और एक और अभी संभावना दिख रही है रामविलास जी के दिवंगत होने के बाद कि क्या कुछ फिर से चेंज होगा दृश्य? नहीं, वो तो जैसा कि अभी सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, जो 25 सीट बीजेपी देने को तैयार है नीतीश जी के दबाव में, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं। हाँ। जो नीतीश जी निश्चय ही दबाव बना रहे होंगे अंदर ही अंदर, सूत्रों के मुताबिक, जो आप उसको संभालिए जी, क्योंकि आपका सह जरूर प्राप्त है चिराग को, तो आप उसको संभालिए। तो बीजेपी संभालने के लिए 25 सीट दे रही है, लेकिन वो राजी नहीं है चिराग इस पर, और निश्चय ही कयास लगाए जा रहे हैं कि 143 सीट पर वो अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे। और सबसे मूल्यवान बात ये भी है, जो लोजपा के जो प्रतिनिधि होंगे वो कहीं ना कहीं लोजपा के होंगे या बीजेपी के ही कद्दावर नेता होंगे। नहीं, ये तो देखिए आजकल एकदम सीन बहुत क्लियर हो गया है कि अगर आपको जिस पार्टी में आप हैं वहाँ से टिकट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी पार्टी में जाएं, दूसरी पार्टी वाले तुरंत से बोल देंगे। दूसरी पार्टी का है, वो तो उसी के घटक दल है ना। तो आप देखिए कि कई बीजेपी के कई लोग निकल के आए हैं और लोजपा से सिंबल लेकर चुनाव मैदान में उतर गए। जी जी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा। दूसरी बात, अपने साथी दल को भी कई पार्टी के लोग अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं, जिनको उम्मीदवार नहीं बना पाए उनको सिंबल दे रहे हैं उस पार्टी का। हम के साथ भी यही हो रहा है, इधर वीआईपी के साथ भी यही हो रहा है। वीआईपी और बीजेपी में जो 11 सीटें बीजेपी ने जो दी है अपने कोटे की, उसमें भी कई लोग, माने 10 सीटें एक एमएलसी का। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं से क्या है कि भाई अपने लोगों को सहयोगी दल के सिंबल पे उतारना है, यानी हैं उन्हीं के लोग। तो ये जो ना, तो वो तो जवाब दिए हैं, जैसे उन्होंने जीतन मांझी हमको मिलाया तो ये भी अपना एक पार्टी को तो मिला करके। यही कह रहा हूँ, सब जगह वही है। आप ये नहीं कहेंगे कि एक दल में है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस और, लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा संकेत नहीं है, हाँ, माना जाएगा। तब फिर आप क्या किस वसूल की बात करते हैं? क्यों? किस नीति की बात करते हैं? कोई नीति सब नहीं, तो एक के धरा पर चल रहे हैं जी। कोई नीति नहीं है, नीति एक ही है कि भाई किसी तरह हमको सत्ता हासिल करनी है, कुर्सी तक पहुंचना है, इन क्रेन प्रकीर्ण किसी भी तरह से हमें सत्ता हासिल करना है। ये जब हो दृश्य तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते जनता की, और निश्चित जनता पीछे छूटेगी, इसमें जनता के हित की बात छूटेगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अब जनता भी जागरूक है और लोग भी इस बात को समझते हैं कि हमको लोग कैसे मूर्ख बना रहे हैं। तो अब यही कारण है कि सत्ता परिवर्तन होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है सत्ता त्याग करना नहीं चाहती है, लेकिन ये अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो अपने देश की है उसकी खूबसूरती है कि लोगों को उसे त्याग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का दबाव है और पब्लिक में जाना ही पड़ता है। जो कोई भी देखिए अभी कुछ काम बेहतर, लेकिन 70 साल से तो हम यही देखते आए हैं, 73 साल बीतने को है आज़ादी के, जो सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन समस्याएं जो कीते हुए लेकिन वो फिर बढ़ती ही रहती है। मेरा मानना है सुमन जी, ठीक है कि जितनी समस्याएं थीं सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत ऐसे कानून बने हैं, ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके कारण हमारे देश की सूरत बदली है। कई मामलों में हमने बहुत काम किया। इसलिए ये सिर्फ कह देना कि मतलब हम पूरी तरह से जनता मूर्ख बन रही है, ऐसा नहीं है। जनता ने 5 साल में भी सत्ता परिवर्तन किया है, ज़रूरत पड़ने पर वैसे लोगों को सत्ता से बाहर भी किया है और अपने हित के लिए अच्छे लोगों का चुनाव भी किया है। लोग डरते हैं। आप देखिए कि जो विधायक जो सांसद काम नहीं करते हैं वो क्षेत्र में जाने से डरते हैं। अब वो ज़माना नहीं है। अब यहाँ तक कि अगर आप कई महीने नहीं गए हैं अपने इलाके में तो आपके बैनर पोस्टर बन सकते हैं कि लापता हैं, आपकी गुमशुदगी के पर्चे पोस्टर छपते हैं। कहने का मतलब दबाव तो है। हाँ, मैं जो देखता हूँ महत्वपूर्ण बात, देखिए विकास के कारण जो नहीं होने के कारण है वो भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि जितनी भी समस्याएं, शिक्षा हो, गरीबी हो, जो भी इस देश की जो बड़ी समस्याएं हैं उसका अगर निवारण चाहते हैं तो आपको भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार कैसे दूर करना पड़ेगा, करेंगे, इस पर देश को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई नहीं चाहता भ्रष्टाचार दूर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी
कम ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखिए ना कि सूचना के अधिकार के तहत बहुत बढ़िया सूचना का अधिकार आया, बहुत मतलब लोगों को आज़ादी मिल गई कि हम कभी किसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किसी भी तरह की, जो गोपनीय हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में भी और आज़ादी के बाद भी। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ों को छोड़ दी गई। आप पॉलिटिकल पार्टी के इनकम सोर्सेस, तो मैं तो देखता हूँ जो जैसे जवाब मांगे तो अलुल जलुल जवाब दे देता है, कितना आप कॉरेस्पोंडेंस कीजिएगा। हाँ। यही तो काम नहीं आपको बच गया है। तो ये भी जी, तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, समय की भी बाध्यता है हमारे पास। अब आपसे हम जानना चाहेंगे जो नट सेल में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता ही सर्वोपरि है। जनता को अपनी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, उनका हित अहित किस में है, उनका भविष्य कैसे है, उनके बाल बच्चों का भविष्य किस में है, वो जानते हैं। जैसे वो अपने परिवार के बारे में तय करते हैं कि हम कैसे बेटी की शादी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हम कैसे बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे, कैसे खेती करेंगे, इस खेती का उपयोग आगे कैसे करेंगे, यानी वो पूरी योजना उनके पास है। अपने परिवार की योजना होती है, अपने समाज की योजना होती है, देश की योजना में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और वो देश की योजना के जो बनाने वाले लोग हैं उनको सही दिशा देने के लिए आपको सही समय पे सही निर्णय लेना पड़ेगा। यानी किसको वोट दें, आप कह सकते हैं आजकल ये कहते हैं भाई हम किसको वोट करें, सब तो वही है। एक समस्या आती है लोगों के पास, एक नोटा मिला है लोगों को, एक विकल्प है। लेकिन मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि नोटा विकल्प नहीं है। भले विकल्प है, भारत सरकार ने, हमारी व्यवस्था ने इसको दिया है, लेकिन नोटा दे के हम क्या साबित करना चाहते हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पर। हो सकता है भाई लोगों को लगता है हमारे कोई उम्मीदवार सही नहीं है, मैं नोटा नहीं, मोटा मोटी तौर पर तो वही वास्तविकता है, उससे बेटर नहीं आप देना। क्योंकि हमेशा देखिए ध्यान ये रखना चाहिए कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अगर 10 का 10 वोट ना करें, 4 आदमी ही वोट करें, तो जिसको 3 वोट मिलेगा वो जीतेगा। और ऐसे भी देखिएगा इस बार के चुनाव में 35% से ज़्यादा 30-35% से ज़्यादा वोट नहीं होने जा रहा है। अमूमन ऐसे भी 50 से 60 के बीच रहता है। कोरोना काल है, लोग पलायन भी काफ़ी मात्रा में कर चुके हैं बिहार से रोजी रोजगार के लिए, तो वोट भी 35-40% से ज़्यादा निश्चय ही नहीं होने। जी बिल्कुल। जो लोग लग रहा था कि लॉकडाउन में आए हैं वापस, वो यहाँ रहेंगे, लेकिन फिर वही समस्या है कि भाई उनके पास रहेंगे क्या, रोज़गार नहीं है। जिन लोगों ने उनको वहाँ से वापस किया, मतलब यूँ कह सकते हैं कि भगा दिया, फिर उनको लेने आए, एसी बस लेके आए थे, 2-3 महीने की सैलरी एडवांस घर में दे के गए। तो ये कहीं ना कहीं से हमारी शक्ति को दर्शाता है कि हमारे पास जो श्रम शक्ति है, हमारे पास जो मानव संसाधन है वो है, इसका बेहतर उपयोग हम कैसे करें। राज्य के दूसरे राज्य के लोग कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं। हमारी जो पार्टी सरकार में आएगी, जिसके पास इनकी नीतियाँ नहीं होंगी, तो मुझे लगता है कि वो बिहार का भला नहीं कर सकते, बिहार के लोगों का भला नहीं कर सकते। आज भी पलायन है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ उद्योग धंधे लगे हैं, सड़कें अच्छी हुई हैं और उसका लाभ मिला है लोगों को, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए। कौन उद्योग धंधे यहाँ पर लगे हैं? एक जैसे हम मान सकते हैं कि कुछ भारत सरकार की सड़कें नहीं, एक भी रोड को छोड़ दीजिए और बिजली को, तो कोई काम नहीं हुआ। यहाँ की जितनी चीनी मिलें थी बंद कर दिए गए, और उद्योग के क्षेत्र में तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं। ठीक है, आप सुमन जी, आपका अपना आकलन है, बहुत सक्रिय जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जब भी कोई योजना बनती है, काम होता है, जैसे मान लीजिए अपार्टमेंट ही बने, मान लीजिए मेट्रो का काम शुरू हो रहा है या जो भी काम हो रहा है, तो उसमें एक श्रम शक्ति लगती है। तो वो श्रम शक्ति देखिए लोकल ही होती है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री भी कहीं जाती है तो वो लेबर और बाकी फोर्सेस लेके नहीं आती, तकनीक लेके आती है। अब बाकी स्थानीय हमारे कहने का मतलब 100-200 व्यक्ति 500 व्यक्ति का रोजगार ही लग गया तो उसको रोजगार नहीं माने। बिल्कुल, जब तक मास लेवल पर नहीं उतरेगा। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन फिर भी 0 का 0 नहीं है। जी ठीक है कि जितनी यूनिट्स थी अगर उतनी ही चालू हो जाती, जितनी शुरू के दिनों में आज़ादी के बाद जितनी लगी थी, जितने उद्योग धंधे लगे थे, वही अगर शुरू हो जाते तो भी ये समस्या नहीं होती। चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, कागज़ मिल बंद पड़े हैं, जो पुराने उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए, फर्टिलाइज़र बंद हो गया। तो ये सब धीरे धीरे ठीक है, उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है, फिर से संचालन की व्यवस्था, लेकिन जिस रफ्तार से होनी चाहिए, जिससे पलायन रुकता और तेज़ी से रुके, पलायन रोकने की जो योजना थी वो उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लौट के आता हूँ आपके शुरू के सवाल पर कि क्या इस बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई योजना है कि पलायन कैसे रुकेगा? इसकी कोई कार्य योजना उन्होंने ब्लूप्रिंट दी है? वो जो घोषणा पत्र, सो कॉल्ड मैं कहता हूँ घोषणा पत्र, उसमें इन बातों की चर्चा है, होगी क्या? जो हमारी मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात है,
जो शिक्षा है, साहित्य है, जो कला संस्कृति है, लाइब्रेरीज़ हैं, जो सांस्कृतिक स्थलों को बचाने की बात होती है, क्या उन महत्वपूर्ण चीज़ों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाता है क्या? चुनावी घोषणा पत्र भी चुनावी वायदे ही नहीं, आम नेताओं के वायदे की तरह हो जाते हैं। ये चिंताजनक बात है किसी भी समाज के लिए, किसी भी उस समाज में रहने वाले किसी बुद्धिजीवी के लिए, और निश्चित तौर पर इसका सीधा असर वोटर पर ही पड़ेगा। तो लास्टली मैं, चूंकि मैं संदेश की बात पूछा था, लेकिन हम लोग पुनः उसी विषय को विस्तार में गए। सोच समझ कर लोग वोट करें, कौन हमारा भला करेगा, किस पार्टी। और देखिए, विधायक महत्वपूर्ण है, आप निश्चित तौर पर कई बार व्यक्ति महत्वपूर्ण है, न कि पार्टी। हाँ। अगर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहने वाला है, हमारे हर सुख दुख में है, हमारी बातों को विधानसभा तक ले आ सकता है, लोकसभा तक ले आ सकता है, हमें वैसे प्रतिनिधि चुनने चाहिए। और वैसे प्रतिनिधि चुने जाएंगे तभी ऐसे लोग मुखर होकर सत्ता संचालन करने वाले लोगों को, या तो खुद सत्ता में हो या सत्ता के बाहर भी हो, विपक्ष में भी हो, तो उस पर अंकुश रख पाएंगे। डॉक्टर ध्रुव जी, आप DKP न्यूज़ पर आए, इसके लिए हम हृदय से स्वागत करते हैं। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल बहुत लोकप्रिय हो रहा है, लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इसकी TRP बहुत बढ़ रही है। धन्यवाद। थैंक यू।